Assalamu alaikum everyone. The topic we are going to discuss today is nomenclature of alkanes. As you all know that we have started discussing the chapter hydrocarbons. तो उसमें आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है nomenclature of alkanes. alkanes के बारे में आप जानते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, इसको लास्ट टाइम हमने क्लियर किया था. तो क्लास नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर इज़ द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स. किसी भी कंपाउंड को नाम देने का जो एक सिस्टम होता है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं. और ना सिर्फ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की नेमिंग करते हैं बल्कि दुनिया में कोई भी स्पीशी हो, प्लांट्स की, एनिमल्स की, उन सब की नेमिंग की जाती है और सिस्टम ऑफ नेमिंग को नोमेनक्लेचर ही कहा जाता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि किस किस्म के नाम होने चाहिए. दरअसल कंपाउंड्स के जस्ट लाइक द अदर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कॉमन नेम्स भी होते हैं और इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी होते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे, द रूल्स ऑफ आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स. डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि आयुपिक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक अदारा है जिसका काम ही होता है कि उसने तमाम तर कंपाउंड्स को यूनिक नाम देना है जिससे वो पहचाने जाएं. ऐसा नाम जो किसी और नाम से ओवरलैप ना करता हो, मैच ना करता हो. तो जितने भी रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे वो आयुपिक नेम्स होंगे, वो रूल्स होंगे आयुपिक सिस्टम के मुताबिक. और एक और चीज़ याद रखिए कि आयुपिक सिस्टम के मुताबिक ही नाम क्यों देना है, क्योंकि जो कॉमन नेम्स होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती. क्रेडिबल अगर कोई चीज़ है तो वो आयुपिक नेम्स हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स. तो क्लास लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट रूल. So here is the first rule. Rule number 1. Locate the longest continuous chain of carbon atoms independent of the direction of the chain. अच्छा, ज़रा इस पॉइंट रूल को समझते हुए आप यहाँ पर रुकिए कि locate the longest continuous chain of carbon atoms. किसी भी कंपाउंड में आपने एक ऐसी चेन चूज़ करनी है जो कि लॉन्गेस्ट चेन हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कंपाउंड है, इसके अंदर पहले तो गिनिए कि कार्बन एटम्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 और 6. अब चेन्स चूज़ करते हैं. अगर तो मैं इस चेन को चूज़ करूँ 1 2 3 4 5 तो ये 5 कार्बन वाली एक चेन मेरे पास बनती है. एक और तो स्टूडेंट्स आई वाज सेइंग कि एक और हमारे पास ऑप्शन बनता है, वो है CH3 से स्टार्ट करें 1 2 3 और 4. यहाँ से भी स्टार्ट करें 1 2 3 और 4. तो मेरे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो मैं 5 कार्बन वाली चेन को चूज़ कर लूँ या मैं 4 कार्बन वाली. तो मैंने यहाँ बताया है कि लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन. सो इन दिस वे आई विल चूज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लाइक दिस वन. दिस इज़ द पेरेंट चेन आई हैव selected here, right? So this is a chain. Now moving up towards the second half of this rule, independent of the direction of the chain. ज़रूरी नहीं जो longest chain आप चूज़ कर रहे हैं वो straight ही हो. For example, अगर मैं इस कंपाउंड को देखती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 की एक चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 की एक चेन बन रही है, 1 2 3 4 और 5 की चेन बन रही है. तो आई हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. तो मैं कौन सी चेन चूज़ कर रही हूँ? यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी एंड आई एम गोइंग टू चूज़ दिस लॉन्गेस्ट चेन. राइट, 1 2 3 4 5 and 6. So I have selected over here the longest possible chain. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ कि आप लोगों ने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चूज़ करनी है. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रेट चेन है या उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेन. उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो सकती है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है. इट डज़ नॉट मैटर. वट मैटर इज़ दैट यू हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन. सो दिस इज़ रूल नंबर 1. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द रूल नंबर 2, इट सेज if there are 2 or more chains of equal lengths, the chain with larger number of branches is selected as a main chain or parent chain. पेरेंट चेन असल में वो मेन चेन को ही कहते हैं जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम चूज़ कर चुके हैं, जिसको हमने रूल नंबर 1 में डिस्कस किया था. अब देखिए, वो कहता है कि अगर एक ही जैसी लेंथ की 2 चेन्स बन रही हों तो उसमें आपने वो चेन चूज़ करनी है जिसके ऊपर ब्रांचिंग ज़्यादा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग क्लासेस को देखिए, एक चेन मेरे पास बनती है 1 2 3 4 और 5 कार्बन्स की, और एक चेन मेरे पास बनती है 1 2 3 4 और 5.
ये दोनों चेन जो है वो इक्वल लेंथ की हैं, चाहे मैं स्ट्रेट चेन चूज़ कर लेती हूँ, चाहे मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की चेन चूज़ कर लेती हूँ। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर मैं स्ट्रेट चेन चूज़ करूँ, इफ़ आई चूज़ दिस चेन, तो इसके साथ ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जो कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, राइट। लेकिन अगर मैं ये वाली चेन चूज़ करती हूँ, इफ़ आई चूज़ दिस पर्टिकुलर चेन, तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और एक 2 कार्बन वाली चेन यानी कि इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो आपने एक ऐसी चेन को चूज़ करना है जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा हो, हेंस आई विल चूज़ दिस पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट चेन। तो 5 कार्बन वाली ही चेन मैंने चूज़ की है, बट ये ऐसी चेन मैंने चूज़ की है जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 3। ये रूल क्या कहता है कि द नंबर ऑफ पेरेंट चेन, द नंबरिंग, इट मस्ट बी नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपका दूसरा काम है, यानी पहले नंबर पर आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर ली, एक ऐसी चेन जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा हो। अब आपका काम है उस चेन को नंबर देना। तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस साइड से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक कंपाउंड आप देखिए, इसमें मैंने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करके रखी हुई है, ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो पीछे मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट है क्लास CH3 एंड इसमें आप CH3 भी रख सकते हैं, इथाइल भी रख सकते हैं। तो ये स्लाइटली डिफ़र कर गई है लास्ट एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने रखी हुई है जिसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन मैंने चूज़ की हुई है। अब मैंने इस पेरेंट चेन को इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। तो या तो मैं इस एंड से स्टार्ट कर सकती हूँ या इस एंड से स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इस एंड से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को चौथा नंबर मिलता है। अगर मैं इस एंड से स्टार्ट करूँ तो पहला सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिलता है। तो आपने हमेशा नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो, या आम इंसान की तरह मैं समझाऊँ या लेमैन की तरह आपको समझाऊँ, तो आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ते हों। सो द नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5 and 6. Now students, moving ahead towards rule number 4, it says when two identical substituents are present at equal distance from either end, then what happens? अच्छा, इसकी मैंने वर्डिंग पूरी इसलिए नहीं लिखी कि वर्डिंग पढ़ के आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो व्हाट इट सेज दैट कि ये देखिए एग्जांपल, इस एग्जांपल में अगर ये चेन मैंने चूज़ की है 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाली, तो इसके अंदर अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो भी पहला सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 2 पे आ रहा है, इस साइड से चूज़ करूं तो भी पहला सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 2 पे आ रहा है। तो अब कैसे पता चले कि नंबरिंग किस साइड से करनी है? तो आपने याद रखना है, अगर ऐसा केस हो कि पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइडों से इक्वल डिस्टेंस पर पाया जाए, तो फिर आपने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए बाज़ बुक्स में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो आपने नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके ऊपर फोकस करना है। वो सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से करीब आ रहा होगा आप उस साइड से नंबरिंग करेंगे। हेंस इस कंपाउंड की नंबरिंग करते हुए वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कुछ बुक्स में यूँ भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती तो पहले वाले को पोजीशन 2, नेक्स्ट वाले को पोजीशन 4 और 5 मिलती, ठीक है। और इस साइड से अगर हमने शुरू किया तो 2 3 और 5 मिल रही हैं। तो आप लोगों ने उसी साइड से शुरू करना है जहाँ से ब्रांचिंग ज़्यादा हो, जिस साइड से, या यूँ कह लीजिए कि जो अगर दोनों साइडों से पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम डिस्टेंस पर मौजूद है तो फिर सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को देखकर आपने उसकी नंबरिंग करनी है। Now class, moving ahead towards rule number 5, it says the position of substituent is indicated by the number of carbon atom to which it is attached and the number is prefixed to the name of the group separated by hyphen. देखिए हाइफन इस सिंबल को कहते हैं, इस पंक्चुएशन के सिंबल को। प्रीफिक्स वो चीज़ होती है जो नाम से पहले लिखा जाए, जैसे सुफिक्स बाद में लिखा जाता है और प्रीफिक्स नाम से पहले आने वाली चीज़ें, ठीक है। कहता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब मेन चेन के साथ अटैच होता है तो उसको वही नंबर दिया जाता है जिस कार्बन से वो अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है तो ये कार्बन नंबर 2 से अटैच है तो इसकी पोजीशन होगी 2। सेम विल बी द केस ओवर हियर। ये देखिए कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके अंदर मिथाइल ग्रुप जो है पोजीशन 2 पे लगा हुआ है। तो नाम लिखते हुए जो इसकी पोजीशन मैंने शो करनी है दैट विल बी
2। तो इसका नाम बन रहा है 2 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, ये नाम कैसे दिया मैंने इसको? आपने पहले नंबर पे तो ये बात याद रखनी है कि जो लॉन्गेस्ट चेन आपने चूज़ की होती है, जो इसके केस में ये 5 कार्बन चेन है, उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम आप एंड पर लिखते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं पेरेंट चेन। आप भी अपने पेरेंट्स का नाम एंड पर लिखते होंगे, जैसे मेरा नाम नगीन अरशद है, तो मेरे जो वालिद हैं उनका नाम अरशद है, जिसको नाम के एंड पर लिख रही हूँ। सेम इज़ द केस कि जो पेरेंट चेन है उसका नाम एंड पर आएगा, तो पेंटेन नाम के एंड पर आया। इसका मतलब है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनका नाम पेरेंट चेन से पहले आना है। तो यहाँ हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो उसका मैंने नाम पहले लिख लिया। लेकिन हर सब्स्टिट्यूएंट को जब आपने लिखना है तो उसकी पोजीशन भी साथ मेंशन करनी है, जो मैंने मेंशन की हुई है 2। और उस नंबर को उस नाम से सेपरेट करने के लिए आप हमेशा हाइफन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें भी जानने की हैं कि जो पूरा का पूरा नाम आप कंपाउंड का लिखते हैं वो 1 वर्ड नेम होता है, यानी उसके अंदर मिथाइल को लैदा और पेंटेन को लैदा नहीं लिखना, जैसे आपकी बुक में बहुत दफ़ा गलती की होती है उन्होंने। आपने 1 वर्ड नेम लिखना है, मिला कर लिखना है। सिर्फ पहला हिस्सा या पहला अल्फ़ाबेट ही कैपिटल होगा, उसके बाद जितने भी ग्रुप्स के नाम और पेरेंट नाम आएगा वो सारे स्मॉल केस लेटर्स होंगे, ठीक है। तो आपने ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि 1 वर्ड नेम होगा, ओनली फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल लेटर, रेस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स विल बी स्मॉल केस लेटर्स। और नंबर को जब भी आपने नाम से सेपरेट करना है तो आप हाइफन इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, रूल नंबर 6 के अंदर वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताई हैं, एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है इसका क्या मतलब है? इतनी बात तो मैंने आपको बता दी कि किसी भी कंपाउंड को की नेमिंग करते हुए पेरेंट का नाम एंड पर आना है, ठीक है। पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका नाम एंड पर आना है। जितने भी बाकी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको आपने पहले लिखना है पेरेंट चेन से, और किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। क्लास देखिएगा इसको, ये कंपाउंड है आपके पास जिसमें लॉन्गेस्ट चेन मैंने चूज़ की हुई है। इसके मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक जो है मिथाइल ग्रुप, एक है इथाइल ग्रुप। अब देखिए नाम इथाइल ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। ई जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और एम बाद में आता है, लिहाजा इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को जब मैं लिखूंगी तो पहले इथाइल को मेंशन करूंगी, फिर मिथाइल को मेंशन करूंगी। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल पेंटेन, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट के साथ मैंने उसकी पोजीशन मेंशन की हुई है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है और पेंटेन। दिस इज़ अगेन 1 वर्ड नेम, पहला कैपिटल है, बाकी तमाम जो है वो स्मॉल केस लेटर्स हैं। आपने यहाँ पर हमेशा नंबर जो होगा पोजीशन जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको नाम से सेपरेट किया है बाय यूजिंग हाइफन। Alright class, moving ahead towards rule number 7. When 2 or more like groups are present, their numbers are indicated by prefixes di, tri, tetra, etc. Their numbers are grouped together and separated by commas. अच्छा क्या मतलब है इसका? ज़रा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने चूज़ की हुई है। इसके कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास? देखिएगा मेरे पास एक इथाइल ग्रुप है और 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो तीनों मिथाइल ग्रुप्स को जब मैंने लिखना है तो मैं इसको ट्राई मिथाइल करके लिख सकती हूँ। तो मेरे पास एक साइड पर तो मेरे पास ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और फिर मेरे पास ट्राई मिथाइल यानी 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। याद रखिए कि ये 2 किस्म के सब्स्टिट्यूएंट हैं और उन दोनों को मैंने पेरेंट नाम से पहले लिखना है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली चूज़ करते हुए आपने डाई ट्राई टेट्रा वाले प्रीफिक्सेस को इग्नोर करना होता है और आप सिर्फ इथाइल और मिथाइल को देखते हैं। अब देखिए कि एक इथाइल ग्रुप है और 3 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो एम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, ई पहले आता है, तो आप इथाइल ग्रुप को पहले मेंशन करेंगे और मिथाइल वाला जो टेट्रा मिथाइल है उसको आप बाद में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बुक्स में नहीं लिखी होती। आप इसका नाम देखिएगा, 3 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। देखिए हेक्सेन जो है वो 6 कार्बन पेरेंट नाम था जो एंड पर है। सबसे पहले इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और फिर ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और पोजीशन जो है वो साथ मेंशन है कि तीसरी पोजीशन पर इथाइल लगा हुआ है यहाँ पर 3rd कार्बन के साथ, और फिर 2nd 3rd और 5th इन 3 कार्बन्स के साथ ट्राई मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। यानी बेशक आप इनको इकट्ठा प्रीफिक्स लगाकर इकट्ठा लिख रहे हैं, ट्राई मिथाइल टेट्रा मिथाइल एक्सेट्रा, लेकिन नंबरिंग इनकी अलग-अलग मेंशन करनी है क्योंकि ये तीनों ग्रुप्स 3 डिफरेंट कार्बन्स के साथ अटैच्ड हैं। ठीक होगी क्लास बात। अब जो कॉमा का क्या मतलब है? देखिए नंबर को नाम से सेपरेट करना हो तो हाइफन, और नंबर को नंबर से सेपरेट करना हो तो हमेशा कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। Class, this is second last rule, rule number 8. If 2 identical groups are at the same carbon, the number is written twice separated by commas.
ये देखिए, इस एग्जांपल को देख के बेहतर समझ सकते हैं आप। ये एक 5 कार्बन पेरेंट चेन है इसके अंदर मौजूद, और मिथाइल ग्रुप एक ही जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों एक ही कार्बन के ऊपर लगे हैं। तो इनका नाम लिखते हुए ऑब्वियसली मैं पेंटेन एंड पे लिखूंगी और डाई मिथाइल पहले लिखूंगी। लेकिन अब इशू यहाँ पर ये हो जाता है कि पिछली एग्जाम्पल में हमने कहा था क्योंकि वो तीनों ग्रुप मिथाइल के 3 डिफरेंट कार्बन्स के साथ लगे हैं, तो इनका नाम के साथ इनकी पोजीशन अलग-अलग मेंशन करेंगे, ठीक है। इवन कि अगर 2 सेम ग्रुप्स सेम कार्बन पर भी मौजूद हों तो भी उन दोनों की पोजीशन अलग-अलग लिखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है क्लास। इसको एग्जांपल में देखिएगा कि इसका नाम लिखते हुए मैं डाई मिथाइल पेंटेन तो लिखूंगी, लेकिन 2 डाई मिथाइल पेंटेन नहीं, 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं और दोनों पोजीशन 2 के ऊपर मौजूद हैं। बाकी रूल्स सेम होंगे कि 1 वर्ड नेम है और पहला कैपिटल बाकी स्मॉल केस लेटर्स। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट रूल, ये बहुत कम इस्तेमाल होगा लेकिन आपकी बुक में है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है इसकी जो है फ्रेजिंग वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझा देती हूँ कि समटाइम्स एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास होता है। देखिए इसमें वैलेंसियाँ पूरी नहीं की हुई मैंने, जो मैं अभी कर रही हूँ। ऑलराइट, तो एक बहुत बड़ा डीकेन यानी कि 10 कार्बन वाली एक लंबी सी चेन जिसको मैंने पेरेंट चेन के नाम पे चूज़ करके इसको नंबरिंग किया हुआ है। इसके साथ एक तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है पोजीशन 3 के ऊपर, और एक ये बहुत बड़ा एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये कोई इथाइल मिथाइल जैसे छोटा ग्रुप नहीं है, ये बजाते खुद भी एक प्रॉपर चेन है। तो अगर इतना बड़ा ग्रुप आ जाता है तो पहले आप इस ग्रुप को अलहदा से नाम दें। फॉर एग्जांपल आपने इसकी नेमिंग करनी है इस ग्रुप की, तो आप उस कार्बन से जो कि डायरेक्टली अटैच है मेन चेन से, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 इसकी लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें, इसका सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। तो अगर मैं सिर्फ इस चेन को देखती हूँ, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम दूँ तो इसका नाम बनता है 1 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 1 मिथाइल प्रोपेन और एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास इथाइल, ठीक है क्लास। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है और मिथाइल प्रोपेन में M है क्योंकि पहले, तो M बाद में आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली इस ग्रुप को पहले मैं नाम लिखूँगी नाम देते हुए, और मिथाइल प्रोपेन को बाद में लिखूँगी, और पेरेंट कंपाउंड है डीकेन। अब देखिएगा इसका नाम लिखते हुए मैंने लिखा कि 3rd पोजीशन पर इथाइल है, 5th पोजीशन पर जो मेरे पास ग्रुप है ना, वो ग्रुप है 1 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए नहीं लिखा कि जब एक हाइड्रोजन उतार के मैंने इस चेन के साथ अटैच कर दिया तो ये प्रोपाइल हो गया, जैसे मिथाइल लिखते हैं ना। तो 3rd पोजीशन पे इथाइल है, 5th कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है, और किस चेन के साथ लगा हुआ है, डीकेन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अगर कोई इतना बड़ा ग्रुप आ जाए जिसकी नेमिंग ही हमें अलहदा से करके बाद में मेन चेन के साथ जोड़ना पड़े उसको, तो उसका नाम देते हुए आप ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस का नाम भी देते हैं। सो दैट वाज द लास्ट रूल क्लास। होपफुली ये रूल्स क्लियर होंगे आपको। काइंडली इन रूल्स को प्रैक्टिस करें और जो एक्सरसाइज आपकी बुक के ऊपर है उसको सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।